यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सब आईआईटी एनआईटी के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें पीएचडी कर रखी है। ये पूरा पढ़ा लिखा इंडिया है, ये हाईली एजुकेटेड इंडिया है। बट गवर्नमेंट क्या ये डिफाइन कर पा रही है कि वो इन क्वालिटी कैंडिडेट्स को क्वालिटी जॉब तो प्रोवाइड कर नहीं पा रही है, जो जॉब इनके पास है वो भी जा रही है। जॉब को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा क्या भविष्य होगा, उनको अपना भविष्य भी खतरे में लग रहा है। इतना बता दीजिए कि हमारा वो रिटेंशन कहाँ है। अगर वो 31 मार्च से पहले नहीं आता है तो हमारी तो होली ही होली और हमारी जॉब भी होली। नमस्कार, मैं हूं कोमल और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, छात्र हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी लोग जो हैं आईआईटी और एनआईटी से संबंधित हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर, आप हमें बताइए कि पूरा मामला क्या है। कोमल जी, सबसे पहले मैं आपके और आपके न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं मयंक कुमार राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। 2018 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि पूरे विश्व की राजनीति में अपना अमिट छाप छोड़ रखा है, उनके नेतृत्व में 2018 में भारत के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती सहायक प्राध्यापकों की गई थी, जिसमें से 1554 सहायक प्राध्यापकों को पूरे देश भर के 12 पिछड़े राज्यों में चयनित करके भेजा गया था। जब हमारी नियुक्ति की गई थी तो उस नियुक्ति को टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के तहत की गई थी और उस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक एमओयू साइन किया गया था और उस एमओयू में ये बात कही गई थी कि ऑल द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर देम। लेकिन दुख इस बात का है कि 31 मार्च को हमारा टेन्योर खत्म होने वाला है और अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर दिल्ली में सभी टेक्यूब फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं अपने अपने संस्थान से और हम लोग अपने माननीय शिक्षा मंत्री श्री निशंक पोखरियाल जी से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और हमारे चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। जब हम लोग अगर 31 मार्च को चले जाते हैं तो हमारा तो 1554 लोगों का रोजगार जाएगा ही जाएगा। हमारे 1554 लोगों के साथ साथ हमारा 1500 परिवार है और उसके साथ साथ जो जितने छात्र जो संस्थानों में पढ़ रहे हैं, करीब 2-3 लाख छात्र जो हमारी सेवाएं ले रहे हैं, उन सभी छात्रों का भविष्य आगे खतरे में पड़ेगा। इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं एवं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बार पुनः गुजारिश है कि वह हमारी बात को सुने, हमारे रिक्वेस्ट को अमल करें। और कल से होली की छुट्टियां आ रही हैं, जो होली का त्यौहार पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से पुनः ये गुजारिश करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप हमें एक्सटेंशन लेटर, हमारा सॉल्यूशन आज दे दें ताकि हम सभी शिक्षकगण अपने अपने घर, अपने माता पिता के साथ जाकर इस होली का त्यौहार मना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप कहाँ से आई हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवानी द्विवेदी। आपकी क्या प्रॉब्लम्स है? हमारी भी सेम प्रॉब्लम है। हम लोग सारे के सारे टेक्यू फैकल्टीज़ हैं और सारे के सारे ही आईआईटी एनआईटी पास आउट्स हैं। हमारी जॉब 31 मार्च को ओवर हो रही है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमें जो प्रॉमिस किया था कि हमारी जो जॉब है वो सस्टेन होगी। इस एमओयू में ये लिखा था कि देयर इज़ अ लाइन that all the well performing candidates will be retained. Where is that retention? We are just asking for that retention and that sustainability plan. तो आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारा वो रिटेंशन कहाँ है। अगर वो 31 मार्च से पहले नहीं आता है तो हमारी तो होली ही होली और हमारी जॉब भी होली। आप बताइए। जी, मैं राजेश सुथार बीकानेर से, मैं भी टेक्यूब फैकल्टी हूँ। आप इन्होंने बताया हम किस प्रोसेस के तहत हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, हमारी नियुक्ति कैसे हुई थी। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें क्या नुकसान होगा वो तो हमने बताया। अभी हमारे जाने से इंस्टीट्यूट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तकनीकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो उस विश्वास के साथ उन्होंने प्रवेश लिया विश्वविद्यालय में कि हमें एक अच्छे टीचर से पढ़ने को मौका मिलेगा। मैं बता देता हूँ कि जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तब हम इंस्टीट्यूट की क्या कंडीशन थी और हमने 3 साल तक जो प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से काम किया, वो सारी बात मैं रखता हूँ। हम जब गए थे तो एडमिशन भी कम थे, तो लोगों में वो विश्वास ख़त्म हो गया था कि इंजीनियरिंग में रहते हुए हम लोग कुछ कर सकते हैं।
तो हमने वहाँ पर एक ऐसा रिसर्च का माहौल बनाया, टीचिंग का माहौल बनाया और स्टूडेंट को ये विश्वास बना कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। हमने लेबोरेटरी में इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट किया, रिसर्च का माहौल बना, तो ऐसे एडमिशन शुरू हुए और विद्यार्थी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि जब IIT NIT से पास आउट लोग भी अपनी जॉब को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो हमारा क्या भविष्य होगा, उनको अपना भविष्य भी खतरे में लग रहा है। दूसरा, जो बीच एग्ज़ाम्स जो एडमिशन लिए हैं उनकी स्टडी रुक जाएगी, उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उनको वो भी लग रहा है कि हम लोग आगे कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे हम लोगों के अगर नहीं रहने से। तो इसलिए सिर्फ हमें ही नहीं, उन सारी चीज़ों को देखे, शिक्षा मंत्री उन सारी विद्यार्थियों को देखे, इंस्टीट्यूट की कंडीशन को देखे, तो ये सोचे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री हमसे मिले, हम उनकी ग्राउंड लेवल की कंडीशन बताएंगे कॉलेज की क्या है, और हमें पूरा विश्वास है वो हमें ज़रूर मिलेंगे। हम धैर्य के साथ यहाँ बैठे हैं, पीसफुल बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं कब हमें अपॉइंटमेंट मिले। अच्छा, एक टैगलाइन है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि अभी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी मतलब काफ़ी IIT NIT से हैं? जी बिल्कुल, जब तक पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो हमारा भारत जो कि आगे चलकर विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसमें पढ़ाई शिक्षा का एक अहम महत्व है। अगर देखा जाए तो भारत के जितने गरीब से गरीब परिवार हैं, वहाँ से भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े IAS, अलग अलग तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए गए हैं। तो जब तक पढ़ाई जारी नहीं रहेगी, हम लोग पठन पाठन में आगे नहीं अपना योगदान देंगे, तब तक हमारे देश का विकास भी संभव नहीं है। इसलिए हम सभी शिक्षकों को यहाँ पर कार्य करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि हम लोग अभी छात्रों को आगे ट्रेनिंग देते रहेंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि भारत का ये टैग लाइन है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सब IIT NIT के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें PhD कर रखी है। ये पूरा पढ़ा लिखा इंडिया है, ये हाईली एजुकेटेड इंडिया है, ये क्वालिटी फैकल्टी है। हमारी जो सैलरी भी आती है वो क्वालिटी फैकल्टी के नाम से आती है। PFMS में इस तरह से हमें अलॉट किया गया है, और ये 3 साल का प्रोजेक्ट था, और इस 3 साल में हमने 4 साल की इंजीनियरिंग में इतना चेंज कर दिया है, इतनी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आप देख सकते हैं कि गेट के रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए हैं, लैब इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक रिसर्च का माहौल बना है। तो इंजीनियर्स आर नेशन बिल्डर्स। जब तक अच्छे इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर जब तक हमारे देश में नहीं आएंगे, तब तक ये देश डेवलप नहीं होगा। तब तक ये विश्व गुरु का सपना, ये NEP 2020 में जो हम कहते हैं कि हमने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें हम टीचर्स का मान करते हैं, ठीक है। इंडिया हमेशा से ही मतलब गुरुओं का सम्मान किया हुआ है। तो ये हाईली क्वालिफाइड गुरु हैं जो बैठे हैं यहाँ पे अपनी सस्टेनेबिलिटी प्लान के लिए। और इन हाईली क्वालिफाइड गुरुज में 30% फीमेल स्टाफ है, 30% ऐसी फीमेल स्टाफ हैं जो IIT NIT से पास आउट हैं। तो आप ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हाईली एजुकेटेड बेटियां हैं, इनके लिए आपको सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाना है जो 3 सालों से पेंडिंग है, और अभी 31 मार्च को हमारी जॉब चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये प्लान हमें जल्द से जल्द मिल जाए, हमारी भी होली अच्छी मन जाए। And one more thing, the term TechCube itself defines टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी कौन इम्प्रूव कर सकता है? जिसके पास खुद से क्वालिटी होगी। तो IIT NIT के जो कैंडिडेट्स हैं ये तो डिफ़ाइन कर ही रहे हैं कि इनके पास क्वालिटी है, बट गवर्नमेंट क्या ये डिफ़ाइन कर पा रही है कि वो इन क्वालिटी कैंडिडेट्स को क्वालिटी जॉब तो प्रोवाइड कर नहीं पा रही है? जो जॉब इनके पास है वो भी जा रही है। तो अभी क्या कहते हैं इस पर कि मोदी जी कहते हैं कि विकास करेंगे विकास करेंगे, अब यहाँ पर तो रोज़गार का मुद्दा है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आपने जो बोला था MOU में कि हमें सस्टेन किया जाएगा, आप वो कीजिए। अब स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उनकी प्रॉब्लम है। हम लीगल मैटर में नहीं पढ़ सकते। आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए वो करें, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले, आपस में आप डिसाइड करें। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि यहाँ पर जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोगों 1500 लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को हमारे लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, और हमें आज ही एक्सटेंशन लेटर देकर हमें दिल्ली से विदा कर दें। और दूसरी बात कि भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है,
और जब नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति में हम सभी जो 1500 ट्रेंड टीचर्स हैं, हमारे शिक्षकों का बहुत ही अहम योगदान रहेगा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। अभी जब नई शिक्षा नीति की बात हुई थी तो जितने भी टेक्यू फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वहाँ पर हम लोगों को 28 फरवरी से पहले नई शिक्षा नीति पर एक वेबिनार कराने का टारगेट दिया गया था और हम लोगों ने उसमें बढ़-चढ़ कर आगे बढ़कर उस वेबिनार को कराया और उस वेबिनार में DRDO के साइंटिस्ट, IIT के प्रोफेसर्स, ऐसे जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था और उन लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी थी, उन्होंने हमें अपना संदेश दिया था। तो इसलिए जब हम सभी इतने ट्रेंड टीचर्स एक साथ उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना प्रारंभ करेंगे तो कहीं न कहीं जो हमारी रफ्तार होगी उस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में, वो रफ्तार कहीं न कहीं बहुत ही अधिक होगी। और इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री को इस बात पर अमल करना चाहिए कि वो कहते हैं कि हम आचार्य देवो भव, तो हम सभी आचार्य की बात सुने और हमारे लिए वो बेहतर एक योजना तैयार करें और हमें आज ही एक्सटेंशन लेटर, हमारे रिटेंशन का लेटर देकर हमें आज ही दिल्ली से विदा कर दें। हम अपने घर पर होली मनाना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, कुछ 2 बार जो है हैशटैग चला मोदी रोज़गार दो, तो उसमें SSC और IAS के लोग भी थे शामिल, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि युवा सड़कों पर बैठा है इस वक्त? जी, अगर देखा जाए तो युवा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हालांकि जब युवा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार हम सभी लोगों के लिए, चाहे जितने युवा वर्ग हैं, चाहे जो छात्र अभी 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ न कुछ इस तरह की योजनाएं तैयार की जाएंगी जिससे कि भविष्य में रोजगार का अवसर आगे बढ़े। अगर सरकार 31 तक आपकी बात नहीं मानती है, सुनती है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या रणनीति होगी आपकी? जी मैडम, पहली बात तो हम लोग यहाँ पर अभी 31 मार्च तक रुके हुए हैं और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमारी बातें सुनी जाएगी और हमें कहीं न कहीं स्थायीकरण हमारा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारी बात 31 तारीख तक भी नहीं मानी जाती है तो हम सभी लोग अपने अपने कॉलेजेस छोड़कर यहाँ पर दिल्ली आ चुके हैं और हम लोग तमाम दिल्ली में ही बने रहेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यही उपाय है कि हम लोग अपने अनुशासन का पालन करते हुए, हम अपने शिक्षक होने का गरिमा भी बरकरार रखते हुए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से यहीं पर गुहार लगाते रहेंगे कि हमारी बात को सुनी जाए। आप देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। इनका एक प्लान था जिसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने हमें ब्रीफ में बताया भी है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।